तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो कि रहेगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। जानेंगे पॉलिटी की कुछ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछने की बहुत बहुत संभावना बनती है। तो एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर पकीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहली पहली स्लाइड पे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। पहला क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, आने भी पूछने की बहुत संभावना बनती है। तो यहाँ से हम जानकारी लेते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, यहाँ से आपने पूछने की प्रबल संभावना बनती है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। डिटेल में वीडियो जानने के लिए एक स्पेशल अलग वीडियो आएगी, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जी केवल, ठीक है। तो संविधान सभा के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 3 आपातकाल के लिए दिए गए थे, आर्टिकल 352, ठीक है, 304 छोड़ दो 356, ठीक है, 356 और फिर 4 छोड़ दो तो 360, ठीक है। तो 360 आपातकाल में प्रावधान दिया गया है, ये वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का होता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल जो लगता है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, आज तक भारत में कभी नहीं लगी, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी इमरजेंसी है जो भारत में आज तक नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अपने को देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 5 वर्ष का वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है। सेशन पहला है ये इसका पॉलिटी का, अगर आपको पसंद आता है तो और जबरदस्त हम सेशन आपके लिए लेके जरूर आएंगे, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा से ये आर्टिकल 85 हमेशा एग्जाम में आता है और आपको देखने को भी मिलेगा। यानी कि संविधान सभा के किस आर्टिकल के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा को भंग यानी कि एक ऑप्शन ये भी मिल गया कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, और किस आर्टिकल के अनुसार करते हैं, तो 85 के अनुसार करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट की, जो सबसे पहले भारतीय का सबसे पहला एक्ट जो आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग का अर्थ क्या है, देखिए रेगुलेटर आपने देखा होगा सिलेंडर में जो लगा होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग उसी के थ्रू पे नाम पड़ा था। यानी कि रेगुलेट करने के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक ब्रिटेन ने एक एक्ट लागू किया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, वो भारत को लूट ले रही थी, ठीक है। लूटना उनका उद्देश्य था, बट क्या कर रहे हैं वो लूट का माल अपने पास ही रख रही थी। कुछ ही परसेंट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेश में देती थी, यानी कि अंग्रेजों को प्रोवाइड कराती थी ब्रिटेन को, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कहा था कि ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा तो लूट लेंगे, लूट के हमको तो माल दे ही नहीं रहे हैं कुछ, तो इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक्ट पारित किया था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार की बात करूँ, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, ठीक है। इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं और ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ से हम 1909 में याद करेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स योजना को, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया था। आप जानते हैं जब क्रिप्स योजना भारत आई थी तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो कि हमारे इतनी अच्छी कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने अस्वीकार किया था। क्यों किया था, इसका कारण ये था, क्या कारण था, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और तौर पर विभाजन की मांग स्वीकार करने के कारण, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग हो रही थी, इसके स्वीकार करने के कारण, ठीक है, इसको क्या कहता था, निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने जुड़ने ना भूलिएगा, एग्जाम विद्यालय सर्च कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप सीधे क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेबर पार्टी की इस शुरुआत थी, यानी कि 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, इतना प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तब लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, कितने होने थे, 389 सदस्य होने थे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सभी को पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, जो कि हमारी प्रेमबल एक सुनाया था उस टाइम पे, स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है? हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है गणतंत्रीय, संघीय व संसदीय। गणतंत्र यानी कि हम, हमारा एक गढ़ हो, यानी कि हम डायरेक्टली वोट देते हैं, यानी कि सरकार को हम वोट देते हैं, हमारे थ्रू सरकार चुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत सरकार हो, वंशानुगत सरकार नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर हम सीधे वोट देते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, हम सीधे वोट देते हैं। ठीक है, तो ये एक संघीय है, यानी कि राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और संसदीय है, यानी कि हमारी एक संसद है जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन पे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोकसभा संसदीय सरकार बनती है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम माउंटबेटन के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी लेंगे। यहाँ से माउंटबेटन दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था? ठीक है, इसका स्वराज का अर्थ था सबके शुभ का अनुसरण। ठीक है, माउंटबेटन की दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था? सबके शुभ का अनुसरण, यानी कि हम जो क्या कर रहे थे, हम स्वराज की मांग कर रहे थे, तो माउंटबेटन क्या चाहते थे, यानी कि सबके शुभ शुभ का अनुसरण, यानी कि सभी के शुभ को सभी को शुभ करना, यानी कि सभी को अच्छा प्रतीत करना, ये एक भारत का एक अहम उद्देश्य था, यानी कि जो कि हमारे जो माउंटबेटन की दृष्टि में स्वराज का अर्थ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि माउंटबेटन दृष्टि में, देखो ऐसा क्वेश्चन शायद आपने कभी पढ़ा होगा कि माउंटबेटन दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि माउंटबेटन की दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था? सबके शुभ का अनुसरण करना। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1920 के उत्तरोत्तर काल का, उससे पहली अवधि का भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर का कारण क्या था? यानी कि आप कह सकते हैं 1920 में जब क्रांतिकारी, जब नरम दल और गरम दल अलग अलग थे, ठीक है, तो उग्रवादी जो क्रांतिकारी थे तो उनका विचार क्या था? ठीक है, तो उनके विचार की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का अधिकरण, यानी कि क्रांतिकारी जो थे वो समाजवादी विचारधारा का अधिकरण कर रहे थे, यानी कि उनको अधिकरण कर रहे थे। यानी कि जो कि गरम दल था वो क्या चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी। ठीक है, और नरम दल थे वो क्या कहते हैं कि शांतिपूर्वक आज़ादी, बस इतना ही फर्क था, और उनको केवल आज़ादी ही चाहिए थी गरम दल वालों को, चाहे लड़ाई से हो, दंगा प्रसाद से हो, या प्यार से हो, या मोहब्बत से हो, कैसे भी चाहिए, उनको चाहिए तो सिर्फ आज़ादी। और नरम दल थे उनको भी आज़ादी तो उनको भी चाहिए थी, पर वो चाह रहे थे क्या, बिल्कुल शांतिपूर्वक आज़ादी हो। ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज की संकल्पना को किसने प्रतिपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर बीजी तिलक जी ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्वराज की संकल्पना का किसने प्रतिपादन किया था? यहाँ पर आज आपका आंसर आ जाएगा बीजी तिलक जी ने। ठीक है, अच्छा भारतीयों को 1947 में सार्वभौम का सत्ता सौंपने की किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये थी आपको माउंटबेटन योजना। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये योजना भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्लाइड जो कि एग्जिट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं फैक्ट के साथ आपके लिए कुछ योजनाएं की शुरुआत एक दो मतलब मैं क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए किसी सदन का अध्यक्ष और सभापति उसका सदस्य नहीं होता। ठीक है, किस सदन का, यानी कि ऐसा कौन सा, देखिए देखो सदन क्या होता है आपका, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और एक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को तो अलग हटाइए। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष, सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, यानी कि आप जानते हैं, देखो लोकसभा का लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, या कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जैसे आपके अभी हैं ओम बिरला जी हैं। ठीक है, जो कोटा बूटा मुनि से, राजस्थान से, जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपके क्या हैं, वो यहाँ के सांसद हैं।
ठीक है, तो यानी कि वो तो उसी के मेंबर हुए ना, लोकसभा के मेंबर हुए ना। परंतु राज्यसभा की बात करूंगा तो इसका सभापति जो होते हैं, सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? देखो, सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं तो वो तो उस लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा, जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके, देखिए एक सेकंड में आपको जरा टैप करके दिखाता हूं अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखिए, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मुझे इतना बताइएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्या बताएंगे सर आप? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, जो संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी, ठीक है, मंत्रिपरिषद जैसे आपने पता है, मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी, ठीक है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि संघ सरकार में जो मंत्रीगण होते हैं, ठीक है, जितनी भी मंत्रियों की परिषद जो होती है, ठीक है, देखो हर एक सांसद मंत्री तो नहीं होता। ठीक है, सांसद बेशक लोकसभा का हो या सरकार का किसी का सांसद हो, वो उनको मंत्री मिनिस्टर अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका मंत्रिपरिषद जो रहता है वो किसके अंडर काम करता है, यानी कि किसका उसका प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेहनत थोड़ा सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ तब तक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सेकंड पार्ट आपको जरूर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।